ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनोज नेसरी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना के इस जंग में पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रहा है और ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करिए। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद सलाहकार डॉक्टर मनोज नेसरी। आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम स्वागत करेंगे। हेलो डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और डॉक्टर मनोज, इस समय हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं, एक अच्छी खबर ये है कि जो कोविड-19 संक्रमण से मरीजों के जो ठीक होने की दर है उसमें भी सुधार हुआ है और ये बढ़कर 38.73% तक पहुंच गई है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 2350 मरीज ठीक हुए हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जो मरीज ठीक होने की जो रफ्तार जो है तो वो काफी अच्छी है और बाकी देशों की तुलना में हमारे देश में मरीज ये ज्यादा ठीक हो रहे हैं। जी, और अब तक 39,174 लोग ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि वो जो इनबॉर्न इम्यूनिटी जो है तो वो इम्यूनिटी इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। और उसके साथ साथ में कई सारे स्टेट्स ने जो बाकी ट्रीटमेंट के साथ साथ ये प्रोफाइलेक्टिक के लिए आयुष के अलग अलग जो प्रावधान उसने शुरू किए हैं और आयुष मंत्रालय ने जो इसमें पहल करी है, तो इन सबका ये एक लाभ हो सकता है कि इतने सारे मरीज जो है वो ठीक हो रहे हैं और हम इसमें अपना बचाव भी कर सक रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कोविड-19 के ऊपर विशेष रूप से। क्या कुछ हैं ये गाइडलाइन, हम किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? ये बहुत एक अच्छी गाइडलाइन आयुष मंत्रालय ने करी है और इसको प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था। फिर प्रधानमंत्री जी ने 2 बार सारे दर्शकों को बताया, पूरे देशवासियों को उन्होंने बताया कि इस गाइडलाइन को पालन करें। इसमें केवल ये कोई एक दवा नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है और इस पैकेज का कारण है कि हमने खुद को स्वस्थ बनाए रखना है। अगर हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी है, जिसको हम व्याधि क्षमता कहते हैं, तो ये व्याधि क्षमता अगर हमारी अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो किसी भी बीमारी से हम खुद को बचा सकते हैं। और यही इसका मूल मंत्र है कि हमने खुद को स्वस्थ बनाने रखने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। और ये इम्यूनिटी किसी एक इंजेक्शन से या किसी एक दवाई से केवल बढ़ती है ऐसा नहीं है। तो हमारा जो खान पान है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारा खान पान जो है वो संतुलित होना चाहिए। खान पान हमारा ताजा होना चाहिए, ताजा बनाया होना चाहिए और उसको समय पे हमने खाना चाहिए। ये तो एक सामान्य बात है कि जो बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि इम्यूनिटी के लिए रेस्ट भी बहुत जरूरी है और अच्छी नींद होनी चाहिए। मतलब केवल हम लेटे हैं और दिमाग में कुछ अलग अलग ख्याल चलते आ रहे हैं और नींद अच्छी नहीं आ रही, केवल करवटें बदल रहे हैं, तो ऐसी नींद कोई उपयोगी नहीं है। तो हमें अच्छी नींद आनी चाहिए और अच्छी 6-7 घंटे अगर नींद आपकी होती है तो इससे इम्यूनिटी आपकी बहुत बढ़ती है और इसके बारे में कई सारे रिसर्च भी हो चुके हैं। तीसरी बात है कि वो हमने गर्म पानी पीना चाहिए या गुनगुना पानी पीना चाहिए।
ठंडा पानी जहां तक हो सके हम ना पिए। ठंडा पानी हो या बाकी ठंडे जितने भी पेय हो, तो ठंडा का मतलब जो रेफ्रिजरेटेड है, फ्रिज में है, तो इतना एकदम ठंडा जो है, बर्फ वाला जो है, उसको ना ले। तो ये बहुत जरूरी है। एक चौथी बात जो है वो ये है कि हमने गिलोय और आंवला, ये जो वनस्पतियां है, तो इनका सेवन करना चाहिए और अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। तो ये 3 वनस्पतियां हैं, तो इनकी दवाइयां हमें उपलब्ध हो सकती है। जैसे गिलोय घनवटी नाम की दवा आती है, जिसको संचिमनी वटी भी कहते हैं जी। तो ये संचिमनी वटी का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से आंवला से जो सबसे एक अच्छा वो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है, वो है च्यवनप्राश जी। तो च्यवनप्राश इसका जो बेस कंटेंट है वही आंवला है और इसमें प्रचुर मात्रा में आंवला है, तो अब हमें च्यवनप्राश को लेना चाहिए। और हल्दी और दूध ये बहुत कारीगर है और हल्दी के ऊपर भी काफी रिसर्च हुआ है, तो हल्दी और दूध को हमें पीना चाहिए। और साथ साथ में वो गर्म पानी से गरारे भी करने चाहिए। सुबह शाम हमने गर्म पानी से गरारे करें तो गला हमारा ठीक रहेगा। और अणु तेल करके एक तेल आता है, और अगर समझे किसी के पास अगर अणु तेल ये तेल अगर नहीं है, तो कोई भी तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो नारियल का तेल है, तिल का तेल है, या सबसे बेहतर है कि जो देसी घी है उसको हमने नाक के अंदर लगाना चाहिए। तो कम से कम दिन में 4-5 बार जब भी हम बाहर जाने की हमें आवश्यकता पड़े, तो उस समय ये हमने अंदर लगाना चाहिए, नाक के अंदर, दोनों नाक में दोनों बाजू में। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं, ये छोटे छोटे उपाय हमें बहुत हेल्दी बनाने के लिए कारीगर हो सकते हैं और इसका बहुत लाभदायक होता है। एक हमने काढ़ा भी इसके लिए हमने बताया है, और ये काढ़ा बहुत सरल है, जिसमें तुलसी है जी, दालचीनी है, अदरक है, काली मिरी है, और इसको सबको हमने हल्का सा दरदरा कूट के या पीस के जी उसको चाय जैसे उबालना है। और ये चाय जैसे उबालना है, तो वो जैसे उफाना आ गया फिर उसको बंद करके इस काढ़े को हमें पीना चाहिए। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए काढ़े की? हाँ जी, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए पानी की हम जब इस काढ़े को उबाल रहे हैं? जैसे 4 से 5 पत्तियां तुलसी की ले लें जी, आधा इंच का एक टुकड़ा अदरक का हो, 1 इंच तक का एक टुकड़ा दालचीनी का हो, और 4 से 5 काली मिर्च। तो इसको हमने ले और इसमें 2 कप पानी डालें, और 2 कप पानी का 1 कप पानी होने तक अगर हम उसको उबालें, तो ये इसका एक अच्छा तरह से काढ़ा बनता है, और इसको छान के हमने पीना चाहिए। और ये काढ़ा जो है ये बहुत कड़वा भी नहीं है, लेकिन ये बहुत कारीगर है और ये बहुत असरकारक है। तो ये जो सारी जो हमने एडवाइजरी जारी करी है, इस एडवाइजरी करते समय हमने इसके साथ साथ में इसमें क्या क्या वो संशोधन हुए हैं, क्या क्या रिसर्च हुआ है, और किस तरीके से ये कारीगर हो सकता है और काम करता है, ये सारा हमें उसमें दिया हुआ है। तो ये एडवाइजरी आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है? हाँ जी, हाँ जी, ये आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है। जैसे ही आप आयुष की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, और आयुष मंत्रालय की वेबसाइट है ayush.gov.in। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ayush.gov.in। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, तो जैसे ही आप पहला पेज जो खुलता है, उसी में ये नीचे वो पूरी इसकी पद्धति दी है कि कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या होता है, और ये काढ़े के अलावा भी और जो मैंने बताया कि इसे क्या क्या लेना चाहिए, वो सारी एडवाइजरी उसमें दी है। तो ये बहुत सिंपल उपाय है और इसको हम आसानी से कर सकते हैं, और ये आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी ये सही है, और ये आधुनिक जो विज्ञान है उसके आधार पे भी इसको जांचा परखा गया है, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च उपलब्ध है, और इसको हम कर सकते हैं। जी डॉक्टर मनोज, सबसे बड़ी बात क्या है आयुर्वेद में कि बहुत सारी चीजें जो आपने बताए हैं, इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे घरों में उपलब्ध हैं। उसके लिए हमें कहीं अलग से बाजार नहीं जाना है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में हम उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब वो वैज्ञानिक तरीका हमारे पास आ गया है कि किस तरह से हम इनकी जो मेडिसिनल वैल्यूज हैं, चाहे आपने हल्दी की बात करी, जीरा की बात करी, धनिया है, या इस तरह के जितने भी हम
जो उत्पाद हैं, जो घर में हम सब्जियां प्रयोग करते हैं, मसाले प्रयोग करते हैं, उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है उनके आधार पर हमने प्रयोग कर रहे हैं। और चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है तो बीच बीच में हमारे श्रोता भी जुड़ रहे हैं। एक फोन कॉल ले लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से JS गोसाई जुड़ चुके हैं। हेलो गोसाई जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। हाँ जी, ऐसा है सर कि तो जिस तरीके से ये बीमारी चल रही है ऐसा लगता है कि बहुत काफी लंबा खींच जाएगी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके विषय में कुछ कोई वैक्सीन वगैरह कोई तैयार हो रही है या कि कोई रिसर्च ऐसा हो रहा है कि जिससे कि ये बीमारी से हमें जल्दी से जल्दी निजात मिल जाए, इस प्रकार की ऐसी बातें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही फरमाया कि ये जो बीमारी है ये काफी लंबे चलने वाली है। और यही भी एक बीमारी ऐसे नहीं, कोई भी वायरस एक बार जब शुरू होता है तो ये बार बार होता रहेगा। अभी हो सकता है कि और महीना, 2 महीना, 3 महीना जो भी चले, हो सकता है कि उसके बाद में खत्म हो जाए। और लेकिन ये नहीं कि मतलब वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। हो सकता है कि अगले साल या 2-4 साल के बाद ये दोबारा आ सकता है। तो इस प्रकार से इसका साइकिल चलते रहता है। और हमें ये सीखना चाहिए कि हमें जो भी बीमारी आज की हो या नई आने वाली हो, उसके साथ में हमने जीना है, ये हमने सीखना चाहिए। और इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि हमारे लिए वो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपने जो दूसरा जो फरमाया कि क्या इसके ऊपर कोई अनुसंधान चल रहा है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स है तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने रिसर्च लॉन्च करी है। अलग अलग 6 तरीके के रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, और ये कई बहुत बड़े पैमाने के ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स है जिसको हमने लॉन्च किया है। तो एक रिसर्च अभी चल रही है अश्वगंधा के ऊपर चल रही है। तो अश्वगंधा को हम 2 तरीके से उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एक तो अश्वगंधा का प्रोफाइलैक्टिक प्रयोग, मतलब अगर वो अश्वगंधा को लेता है तो इसको कोरोना होगा ही नहीं, एक प्रकार से ये जो स्टडी चल रही है। और दूसरी स्टडी चल रही है कि अगर अश्वगंधा हुआ तो हम उसको अगर अश्वगंधा देते हैं कोरोना का होने के बाद में तो उसमें कितना लाभ होता है। तो ये एक अश्वगंधा के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। उसी प्रकार से गिलोय और पिपली, इसके ऊपर भी हम एक स्टडी कर रहे हैं कि जो जो कोरोना के मरीज हैं तो इनमें ये गिलोय और पिपली देने से उसमें किस प्रकार से लाभ होता है, ये एक दूसरी स्टडी चल रही है। और एक मुलेठी के ऊपर हम एक रिसर्च कर रहे हैं। और आयुष 64 ये और एक दवा है जो हमारा रिसर्च काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। तो इन्होंने ये दवा बनाई है। ये मूलतः ये दवाई बनाई थी 1988 में, ये दवा बनाई थी मलेरिया के लिए। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो भी एक्चुअली मलेरिया की दवा है, लेकिन इसका प्रयोग आजकल कोरोना के लिए भी कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि आयुष 64 जो है वो कई तरीके के वायरल इन्फेक्शन में काम करता है। और इसलिए हमने ये सोचा कि आयुष 64 को भी हम कोविड के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जो रिसर्च है ये हम कर रहे हैं। और साथ साथ में ये जो हमने एडवाइजरी जारी करी है, इस एडवाइजरी को कितने लोग पूरे देश में करोड़ों लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो सारे करोड़ों लोग इसको जो प्रयोग कर रहे हैं, इसको भी हम उसको रिकॉर्ड करें। और एक रिकॉर्ड के तरीके से इसका जो डेटा है कि कितने लोगों ने इसका प्रयोग किया और किस प्रकार से सबको फायदा हुआ, तो ये भी एक प्रकार का पॉपुलेशन स्टडी है। और ये भी हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई बड़े जो रिसर्च है ये हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमने CSIR जो है, तो CSIR के साथ में हमने कोलैबोरेशन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसके साथ में हमने कोलैबोरेशन किया है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो देश की जानी मानी जो संस्थाएं हैं, ये सारी जानी मानी संस्थाएं आयुष मंत्रालय के साथ में जुड़ी हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री का हमें सहयोग है। और साथ साथ में ICMR भी हमें बीच बीच में गाइडेंस देता है। तो इस प्रकार से जो इस क्षेत्र में काम करने वाली सारी संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाएं इकट्ठा आके इस प्रकार से रिसर्च हमने शुरू किया है।
जी, ये जैसे कि आपने बताया कि जो भी परामर्श हैं, जो भी दिशा निर्देश हैं आयुष मंत्रालय के, उसे देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सब चीजों को करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो सब उनके घरों में उपलब्ध हैं। आपने डॉक्टर साहब गिलोय की बात करी, इसकी कितनी गोलियां जैसे बाजार में उपलब्ध हैं, तो कितनी गोलियां या इसकी क्या मतलब खुराक होनी चाहिए एक दिन में? बाजार में जो संचमनी वटी या गिलोय घनवटी नाम से जो उपलब्ध है जी, इसमें से 500 मिलीग्राम की गोली आप ले सकते हैं। 200 या 250 मिलीग्राम की आमतौर पे एक गोली होती है। अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर से थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। तो आमतौर पे अगर 2 गोली हम लेते हैं एक साथ तो ये लगभग 500 मिलीग्राम हो जाएगा। तो 500 मिलीग्राम सुबह और 500 मिलीग्राम शाम को इस प्रकार से 2 बार हमने अगर ये गोली लेते हैं तो इससे बहुत लाभकारी होता है, ये बहुत फायदा होता है। तो डॉक्टर साहब, खाना खाने के पहले या मतलब किसी भी वक्त सुबह और शाम में हम ले सकते हैं? किसी भी वक्त ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम सुबह का जब कहते हैं तो सुबह मतलब सुबह 8 के आसपास आप ले सकते हैं। सुबह 7 हो, 7:30 हो, 8 हो, सुबह उठने के बाद में आपने लेना चाहिए। और एक बार रात को लेना चाहिए कि जैसे आपका खाना वगैरह हो गया उसके बाद में, चाहे वो रात को 8:30, 9, 10 बजे जो भी है, तो उस समय दोबारा एक बार लेना चाहिए। इस प्रकार से दोनों बार आप ले सकते हैं और इसको हल्के से गुनगुना पानी से लेना चाहिए। जी, और डॉक्टर साहब अब हम रुक करेंगे जालंधर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद। हेलो अरविंद जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। अरविंद जी बताइए जी। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है सर? जी बिल्कुल बढ़िया। अरविंद जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं सुबह से रात तक। बहुत आप नियमित श्रोता हैं आकाशवाणी के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सवाल पूछिए। मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ, आपकी टीम को मुबारक देना चाहता हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री है उनको भी देना चाहता हूँ, मोदी सर को, राष्ट्रपति या गृह मंत्री सबको देना चाहता हूँ। आजकल देखो तूफान का इंतजाम चल रहा है, उनके देखभाल चल रही है। जी, अपना सवाल पूछिए। बंगाल से तूफान की खबर आई है ना। हेलो जी अरविंद जी, अपना सवाल पूछिए। जो बंगाल में कल में तूफान की खबर दे रहे हैं ना, उसका इंतजाम कर रहे हैं सर प्रधान। ठीक है, अपना सवाल पूछिए। जी अरविंद जी, आपका सवाल बताइए। अरविंद जी से हमारा संपर्क कभी नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, एक बात ये, हम बात कर रहे थे दिशा निर्देश की आयुष मंत्रालय की, और आपने हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी। इसमें एक ये था कि हम च्यवनप्राश जो है वो 10 ग्राम के आसपास, जिसे हम 1 चम्मच कह सकते हैं, सुबह हमें लेना चाहिए। और जो भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनके लिए जो शुगर फ्री च्यवनप्राश आता है, तो सामान्यतः हम लोग जाड़े में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो क्या इस समय च्यवनप्राश का जो सेवन है वो ठीक है, सुरक्षित हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। वैसे कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है शास्त्रों में, आयुर्वेद में कि च्यवनप्राश जो है वो केवल जाड़े में लेना चाहिए, ये ऐसे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये एक रिवाज चलते आ गया कि जाड़े में लेना चाहिए, लेकिन च्यवनप्राश को आप कभी भी ले सकते हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि च्यवनप्राश का मूल घटक जो है वो है आंवला, और आंवला ये तो एक फल है जो आप कभी भी खा सकते हैं। जाड़े में इसको प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आंवला जो है वो आमतौर पर जाड़े में आता है, और आंवला का जो ग्रहण करना है वो पुष्य नक्षत्र के ऊपर उसको ग्रहण करना चाहिए, और इस प्रकार से लिखा हुआ है। और ये आंवला जो होता है, अगर अंग्रेजी महीनों के अनुसार हम बात करें तो लगभग अक्टूबर के आसपास ये आंवला आना शुरू होता है, और ये फरवरी तक लगभग ये आंवला फ्रेश मिलता है। और इसीलिए उस समय आंवला फ्रेश मिलने के कारण आंवले का जो च्यवनप्राश बनता है वो भी फ्रेश होता है, और इसलिए आमतौर पे लोग उस समय खाते हैं। लेकिन अभी जितनी टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है उसके अनुसार हम च्यवनप्राश बना के पूरे साल भर के लिए रख सकते हैं और इसको पूरा साल भर खा सकते हैं। आंवला को जो है हमने इसलिए खाना चाहिए कि आंवला का और एक नाम है, उसको कहते हैं धात्री। और धात्री मतलब जैसे माता है तो माता अपने बच्चों का रख रखाव करती है, उसको पाल पोस के बड़ा करती है और उसका ध्यान देती है कि बच्चा बीमार ना हो जी। और यही नाम है आंवले का भी कि आंवला को धात्री कहा गया। और दूसरा नाम है आंवला का जिसको कहते हैं वयस्था। तो वयस्था मतलब जो अपनी उम्र है
वो बढ़ाने नहीं देता। तो उम्र तो वैसे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण जो बुढ़ापे के जो असर हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं जी, जो व्यक्ति आंवला हमेशा खाते हैं उनके ऊपर ये बुढ़ापे का असर वो होता नहीं है, और इसलिए उसको वयस्था कहते हैं। जी, तो ये दो नाम ये बताते हैं कि आंवला कितना महत्वपूर्ण है, और इसलिए आंवले का हमने प्रयोग करना चाहिए। जी डॉक्टर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास समय हो। जी 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 जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर संशोधन भी किया गया कि ये जो बुढ़ापे का असर व्यक्ति के ऊपर होता है तो उसके ऊपर आंवला किस प्रकार से काम करता है। तो एक ड्रोसोफिला एक फ्लाई है, एक मक्खी है जी, तो जिसका ओवरऑल जो लाइफ साइकिल है ये 20 दिन का होता है, और इस ड्रोसोफिला फ्लाई जो है इसको ये आंवला खिलाया और फिर देखा कि इसकी जो आयु है वो कितनी तक जाती है। तो इसकी आयु जो है वो लगभग 80-90 दिन तक वो आगे चली गई। तो इतना फायदा आंवले से एक मक्खी को भी हुआ। जी डॉक्टर, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रमाणित हो गया कि एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टी है ये आंवले की, ये लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, और हमारे तमाम जो श्रोता हैं वो उनके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, और शायद मुझे लगता है कि सुनने के बाद लोग इसका प्रयोग काफी मात्रा में करने वाले हैं। और डॉक्टर साहब, अब हम रुक करेंगे जौनपुर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधर मिश्र। हेलो राजधर जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। वैसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो कोरोना पॉजिटिव आदमी का डेथ हो जाता है, हाँ, तो उसको आग से मतलब जलाते हैं तो उसमें जो उड़ता है, कहीं उड़ने से भी किसी को कोरोना संक्रमित हो सकता है क्या साहब? नहीं, क्या उड़ने से समझ जी, ये कह रहे हैं कि अगर किसी का क्रिमेशन किया जाता है तो उसमें तो उसमें से जो राख निकलती है उससे क्या किसी व्यक्ति को कोरोना हो सकता है? नहीं, उससे कोरोना नहीं होगा। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति से अगर मेरा हाथ कहीं टच हो गया, क्या मुझे भी कोरोना होने का उतना डर है क्या? ऐसा है कि कोरोना जो होता है ये हर बार बताया गया कि ये आमतौर पे जो सर्दी है, खांसी है, तो उससे जो छींटे निकलती है उससे ये कोरोना का संक्रमण होता है। हाथ इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला जो व्यक्ति है तो ये कोरोना से संक्रमित है कि नहीं है, और अगर ये संक्रमित है और अगर उसने खांसी की है, हो सकता है कि उसके छींटे जो है वो उसके हाथ में लगे हो, और अगर हम हाथ छुएंगे तो ये जो है वो हमारे भी हाथ को लगेगा, और वो हमारा हाथ जब हम हमारे मुंह को या नाक को या आंख को लगाएंगे तो वहां से हमारे शरीर में चला जाएगा, और इसलिए हमने हाथ नहीं मिलाना चाहिए। और इसलिए जो बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 गज की दूरी वो इसलिए रखनी चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए कि ये एक दूसरे से हाथ से फैल के वो हमारे जब मुंह के या नाक के माध्यम से जब शरीर में जाएगा तब ये बीमारी पैदा करेगा। तो केवल छूने से ये होगा इस प्रकार से नहीं है, लेकिन छूने के बाद में हम अनावधान से अपने नाक को, मुंह को छू सकते हैं, और जिसके कारण अगर दूसरा व्यक्ति संक्रमित है तो वो संक्रमण हम अपने आप के ऊपर ले सकते हैं। जी, और इसके बाद हमारे साथ भिवानी से जुड़ चुके हैं हरपाल सिंह। हेलो हरपाल जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मैं हरपाल सिंह बोल रहा हूँ सर, भिवानी हरियाणा से। जी हरपाल जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार सर। और मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि जैसे भी आप बता रहे कि च्यवनप्राश का भी प्रयोग कर सकते हैं, गर्मी काफी है सर, गर्म पानी पीना, काढ़ा वगैरह आपने बताया, तो ये सारी चीजें बहुत गर्म होती है और इसका बहुत यानी कि हमारी बॉडी पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, और पेट के ऊपर कैसा खान पीन, जैसा खाने पीने से पेट में कैसा क्या होगा उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत गर्म चीज होती है, च्यवनप्राश में एक चीज तो पड़ती नहीं है। अच्छा, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंवला जो है वो स्वभाव से ठंडा होता है, तो आंवला गर्म है और च्यवनप्राश गर्म है, ये भ्रांति है। च्यवनप्राश कोई गर्म नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनको पेशाब की बीमारी है, पेशाब में जलन होती है या पेशाब में और कोई अगर बीमारी है, तो इसके लिए भी च्यवनप्राश का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। तो च्यवनप्राश मुख्य तरीके से 2 जगह काम करता है। एक तो है अपना प्राणवायु स्रोत, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। मैं इसके साथ में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि प्राणवायु स्रोत में रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब अपने जो लंग्स है, फेफड़े हैं, ये भी, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हृदय भी, ये दोनों प्राणवायु स्रोत से आते हैं, और आंवले का प्रयोग ये दोनों पे होता है। हृदय के ऊपर भी होता है, हार्ट के ऊपर, और फेफड़े मतलब लंग्स के ऊपर भी होता है।
और दूसरा है मूत्रवर्ध संस्थान, इसके ऊपर च्यवनप्राश का अच्छा प्रयोग होता है। तो ये च्यवनप्राश बिल्कुल गर्म नहीं है। और आपने दूसरा जो बात बताई कि गर्म पानी जो पीना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि गर्म मतलब आपने बहुत एकदम उबलता जैसे एकदम चाय जितना गर्म पानी पीना चाहिए, ऐसे नहीं है। केवल आप टैप वाटर है तब भी वो पिए तब भी चलेगा, क्योंकि काफी गर्मी है। लेकिन ठंडा पानी ना पिए, मतलब फ्रिज का पानी है, बर्फ वाला पानी है या कोल्ड ड्रिंक्स है, तो उसको ना पिए। जी, और जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद सलाहकार डॉक्टर मनोज नेसरी। और डॉक्टर साहब इस बीच हमसे जुड़ चुके हैं दिल्ली से मदन कुमार जी। हेलो मदन जी। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार। हाँ जी सर, मेरे बेबी हुआ है मेरी वाइफ के 9 अप्रैल को। जी मदन जी, नमस्कार। जी। हाँ, और मेरी जो मिसेज है और मेरे जो बेबी को क्या ऐसे जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, जो आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, इन्फेक्शन से बचाव मिल सके उन सके, क्या ऐसी प्रिकॉशन वो लेके चले हम जो आयुर्वेद से लेने का वो फायदा रहे? जी, आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है। पहला तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि 1 महीने तक बच्चा बाहर हम निकलने नहीं देते, बच्चा कहीं लेके हमने बाहर नहीं जाना है। तो ये जो ट्रेडिशन है ये बहुत मायने रखती है, ताकि बच्चे को हम बाहर की जो दुनिया है उसका एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस समय बच्चे की इम्यूनिटी काफी कम होती है। तो इसलिए ना बच्चा ना बच्चे की माँ इनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए, उनको वो घर में ही रखना चाहिए और बाकी लोगों से इनका संपर्क कम से कम आए। बाकी मतलब जो बाहर के लोग आए उनका संपर्क उनसे कम से कम हो, इसकी अगर हम ध्यान देते हैं तो बाहर से आने वाला इन्फेक्शन इनके तक नहीं पहुंचेगा। ये पहली बात है। दूसरा है कि इनका जो खान पान है, ये जो मैंने अभी बताया कि हल्दी दूध है, च्यवनप्राश है, तो ये सारा जो है ये हम माता को दे सकते हैं। और बच्चा जो है वो माँ का दूध पीता है, तो माता जो जो खाती है तो उसका प्रमाण जो है, उसका अंश जो है वो बच्चे के भी शरीर में जाता है। और ये कई बार हमने संशोधन करके देखा है कि जैसे नजला है या और कोई बीमारी अगर बच्चे को है जो केवल माँ का दूध पीता बच्चा है, तो माँ को दवा देने से बच्चे की बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसलिए अगर माँ की हम देखभाल करें तो बच्चे की भी देखभाल अपने आप हो जाएगी और उसको हमने बाहर से एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे को जो मालिश करते हैं, बच्चे को अभ्यंग करते हैं तेल लगा के, ये बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से अगर हम माता को भी करें तो इससे भी स्वास्थ्य बढ़ने के लिए फायदा होता है और इसको हम माता को और बच्चे को ये करवा सकते हैं और इसको करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, और इस बीच हमारे साथ समस्तीपुर से अमर कुमार जी जुड़ चुके हैं। हेलो अमर जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं अमर कुमार पटेली समस्तीपुर बिहार से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार अमर जी। सर, सवाल ये कि जो कच्चा आंवला जिस पे चर्चा हो रही है, कच्चा आंवला सुबह में मतलब कब खाना चाहिए? खाली पेट खाना चाहिए या खाना खाने के बाद खाना चाहिए? वैसे च्यवनप्राश जो है वो खाली पेट खाना चाहिए। और च्यवनप्राश की मात्रा वैसे तो शास्त्रों में जो लिखी है वो एक भोजन की इतनी मात्रा बताई है, तो मतलब एक समय में आप लगभग 100 ग्राम तक भी खा सकते हो। लेकिन ये 100 ग्राम को डाइजेस्ट करना आजकल में संभव नहीं है, इसलिए सुबह अगर हम 10 से 20 ग्राम की मात्रा में च्यवनप्राश रोज सुबह खाते हैं खाली पेट, तो इसका हमें असर ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। भोजन के बाद में च्यवनप्राश का कोई फायदा नहीं होगा, तो उस समय नहीं खाना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि आप जैसे सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद में पहले बार अगर च्यवनप्राश खाते हैं तो आपको फायदेमंद होगा। मतलब खाली पेट खाना चाहिए डॉक्टर साहब, जैसे सुबह आपने बताया कि सुबह उठने के तुरंत बाद खाना चाहिए खाली पेट। हाँ, जहाँ तक खाली पेट अगर खाएं तो ये अच्छा है, क्योंकि आंवला जो है वो उसको रसायन कहा जाता है। और रसायन मतलब जो रिजुविनेटर है, जो शरीर के जो हमारे अलग अलग धातु हैं, टिश्यू है, उनको बढ़ाता है, उनको नए तरीके से वो दोबारा ताजा तरीका करता है। तो इसलिए इसका असर जो है वो अगर खाली पेट हम लेते हो तो उसका असर ज्यादा अच्छा होता है। जी डॉक्टर साहब, उसको सुबह सुबह खाली पेट खाना चाहिए। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एडवाइजरी में जिस तरह से ड्राई कफ के बारे में है कि उसमें हमको जो ताज़ा पुदीना है
उसकी पत्तियां और अजवाइन जो है इसको हम स्टीम इनहेलेशन में इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, किस तरीके से हमें करना चाहिए? बिल्कुल इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसलिए इसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि हमारे सारे जो श्रोता है वो कह रहे हैं कि काफी गर्मी है और इसमें ये स्टीम इनहेलेशन कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन ये बहुत फायदेमंद है जिन व्यक्तियों को इस प्रकार की बीमारी की, मतलब कोरोना नहीं, लेकिन जिनको हो सकता है कि ब्रोंकियल अस्थमा हो या जिनको बार बार सर्दी या अन्य खांसी इसकी अगर तकलीफ हो तो इनमें ये एक थोड़ा सा वीकनेस पहले से ही है वहां पे लंग्स में, तो इनको इसका पुदीना और अजवाइन जो है तो ये गर्म पानी में डाल के इसकी भाप अगर ले ले तो इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। और इन्होंने तो और भी करना चाहिए कि तेल और उसमें हल्का सा नमक इसको गर्म करके वो छाती में और पीठ में मलना चाहिए ताकि जो सांस की तकलीफ है और खांसी जो है तो इसको फायदा मिले। जी, और इस बीच बड़ौद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश शर्मा जी। महेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी, आप बहुत ही नियमित श्रोता हैं आकाशवाणी के, अपना सवाल पूछिए। आयुर्वेद में जो बुजुर्ग हैं जो उनको खाने पीने के लिए जो इम्यूनिटी बढ़े तो क्या उपाय होगा, कैसे करेंगे? जी डॉक्टर साहब, बुजुर्गों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह का खान पान होना चाहिए, ये इन्होंने पूछा। जी हाँ, आपने ये बहुत एक अच्छा सवाल पूछा है कि बुजुर्गों में किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये तो अभी जो एडवाइजरी है ये सभी के लिए है, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सभी के लिए ये है। लेकिन बूढ़े लोगों ने इसमें और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि बूढ़े लोग हैं तो शारीरिक एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्सरसाइज है, तो हो सकता है कि शायद वो कम हो, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत प्राणायाम है और थोड़ी जो हो सकता है कि जिनको संभव है वो सूर्य नमस्कार भी करें। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े जो योगासन है, क्योंकि वो शारीरिक इसमें व्यायाम ये बहुत जरूरी है, इसको करना चाहिए। तो एक तो इसको करें, दूसरा है कि हमने दूध हमेशा पीना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, तो दूध से बहुत फायदा होता है। आपने इसको गोल्डन मिल्क नाम रखा है जिस तरह से हल्दी और दूध को। जी हाँ, जी हाँ। तो गोल्डन मिल्क मतलब जिसमें हल्दी और दूध इसको मिला के जो लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे आजकल इसको गोल्डन मिल्क कहा जाता है, इसलिए लोगों के समझ में आए इसलिए हमने इसको भी गोल्डन मिल्क का नाम दिया है। तो गोल्डन मिल्क मतलब हल्दी और दूध, तो इसको इकट्ठा मिला के हमने रोज सुबह लेना चाहिए। तो वो अगर जिनको मान लीजिएगा कि इसे कितनी बार ले सकते हैं हल्दी और दूध? 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 बार तो लेना चाहिए। जी, और श्रोताओं समय में इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, और चलते चलते डॉक्टर मनोज, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं एक टिप देना चाहूंगा कि सबने योगासन करना चाहिए और जो आयुष की एडवाइजरी है उसको पालन करना चाहिए। और एक सबसे निवेदन है कि आयुष संजीवनी ये एक एप्लीकेशन है वेब में, तो इसको सारे डाउनलोड करके इसमें आपका अभिप्राय हमें दे दे ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग किस प्रकार से उसको प्रयोग कर रहे हैं। आयुष संजीवनी ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आयुष संजीवनी ये हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर भी है। ये वो जो एप्लीकेशन का जो वेब स्टोर होता है तो इसमें ये आसानी से उपलब्ध है। गूगल ऐप जो है इसके ऊपर ही उपलब्ध है। जी जी जी। इससे किस तरह की जानकारी की, मतलब कौन कौन से लोग इसका उपयोग कर पा रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिलेगी? हाँ, आयुष संजीवनी करने से वो हमें ये जानकारी मिलेगी कि कितने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको किस प्रकार से फायदा हो रहा है। जो हमने आपको बताया कि जो एक हम पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं कि इस एडवाइजरी से किस प्रकार से लोगों को फायदा हुआ, तो इसका एक बहुत बड़ा डेटा बनेगा। और जो सारे बिल्कुल हम अपने सुनने वालों से यही कहेंगे कि आप इस ऐप को डाउनलोड करिए। डॉक्टर मनोज, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और श्रोताओं के प्रश्नों का भी उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर मनोज निस्त्री।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।